बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश सीज़न 2 एपिसोड 2। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार में आगे की जानिब बढ़ता रहा। नन्हा शमसुद्दीन अब पालने से निकलकर पाँव पाँव चलने लगा था। पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं कि मिज़दाक नन्ही सी उम्र में ही उसकी ज़हानतों और सलाहियतों का इजहार होने लगा था। उसका शौक, ज़हानत और तलबे इल्म का जज्बा देखते हुए आलम खान ने छोटी उम्र से ही उसकी तालीम और तरबियत के लिए आला, काबिल और ज़ीरक असातिज़ा का इंतजाम कर दिया था। शमसुद्दीन ने अपने शौक इल्म के हवाले से बाप को कभी मायूस नहीं होने दिया था। महज 5 बरस की उम्र में उसने नाज़राए कुरान पाक ख़त्म कर लिया था। इसके अलावा वह उस छोटी सी उम्र में हदीस, फ़िक़ा, सर्फ़ और नहव, रियाजी और दीगर अलूम को भी निहायत ज़ौक़ व शौक़ से सीख रहा था। उसकी हैरत अंगेज ज़हानत, काबिल रश्क हाफ़ज़ा और हसूल इल्म की काबिल तहसीन लगन को देखते हुए उसके असातिज़ा अश अश कर उठते थे और आलम खान का दिल मुसर्रत और इंबिसात से भर जाता था और सर फ़ख्र व गरूर से बुलंद हो जाता था। 7 साला शमसुद्दीन उसकी आंखों का नूर और दिल की ठंडक था, जबकि उसके दोनों बड़े बेटों ज़ैगम खान और मोइज़ुद्दीन की आंखों में वो कांटे की तरह खटकता था। वालिद साहब जिस तरह दिन रात शमसुद्दीन की तालीम और तरबियत पर तवज्जो देते हैं, क्या इसी तरह उन्होंने हमारी तालीम और तरबियत का भी ख्याल किया था? जब मौका मिलता था वो तीनों माँ और बेटे मिल बैठते थे और दिल के फपोले फोड़ने में मसरूफ हो जाते थे। हम छोटे थे तो उन्हें दोस्तों की महफिलों और शिकार के शौक से फुर्सत ही कब थी। बड़े बेटे ज़ैगम खान ने दिल जले अंदाज में कहा, और अब देखो शमसुद्दीन को हिफ्ज के लिए खुद मदरसे लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं था। आलम खान ने अपने बड़े बेटों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो नहीं दी थी। उसकी लाख कोशिश और ख्वाहिश के बावजूद उन दोनों ने 2 लफ्ज भी पढ़कर ना दिए थे। उनके छोटे और गलीज जहनों में हसद, नफरत और इंतकामी जज्बों के अलावा कोई और शय समाती ही ना थी। जूं जूं शमसुद्दीन बड़ा हो रहा था, उनके दिलों में मौजूद उसके लिए नफरत और हसद का जज्बा भी बढ़ता जा रहा था, जबकि नन्हे शमसुद्दीन के दिल में अपने बड़े भाइयों के लिए बेहद मोहब्बत और इज्जत थी। वो फितरतन एक नेक और मोहब्बत करने वाला लड़का था। वो हर वक्त इसी कोशिश में लगा रहता था कि किसी तरह और किसी तौर अपने बड़े भाइयों के दिलों में अपने लिए थोड़ी सी जगह बना सके। अम्मी जान, बड़े भाईजान और छोटे भाई साहब मुझसे खफा और नाखुश क्यों रहते हैं? अपने भाइयों की तरफ से किसी बदसलूकी और दिल शिकनी के बाद वो अफसुर्दा लहजे में नताशा खानम से सवाल करता था। वो दोनों तुम्हारे बाबा जान के साथ बाहर के कामों में मसरूफ रहते हैं। मुसलसल काम और थकन के बायस शायद वो कभी तल्ख और तुर्श हो जाते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे खफा और नाखुश रहते हैं। तुम्हारी तरह वो भी तुमसे मोहब्बत करते हैं। नताशा खानम शमसुद्दीन का सर अपने सीने में छुपाकर दिल गरिफ्ता लहजे में उसे जवाब देती। अब के बरस मौसम सरमा के आगाज से ही आलम खान की मां शादरेक की तबीयत खराब हो गई थी। कुछ बढ़ती हुई उम्र का तकाजा भी था। अब वो पूरे 82 बरस की हो चुकी थी। मामूली सर्दी के असर ने देखते ही देखते नमूनिये की शक्ल इख्तियार कर ली थी। आलम खान अपनी तमाम मसरूफियात छोड़कर माँ की खिदमत और तीमारदारी में लग गया था। नताशा खानम और नन्हा शमसुद्दीन भी रात दिन शादरेक की देखभाल और खिदमत में लगे रहते। वर्का बानो और उसके दोनों बेटों को दादी की तीमारदारी की ऐसी कोई खास फिक्र न थी। कभी भूले भटके वो भी अयादत के लिए आ जाते थे। तमाम तर देखभाल और इलाज मुआलजे के बावजूद जिंदगी ने शादरेक से वफा न की और 22 दिन की बीमारी के बाद वो अपने खालिक की हकीकी से जा मिली थी। शादरेक की मौत आलम खान से ज्यादा नताशा खानम के लिए कर्ब अंगेज और अजियतनाक थी। गो के शादरेक एक साफ गो, तल्ख मिजाज और गुस्सीली औरत थी, मगर नताशा खानम की मोहब्बत और बेलोस खिदमत ने उसकी तलखी को शिरीनी में बदल दिया था। कुछ ही अरसे में वो नताशा को मिसले माँ के चाहने लगी थी और शमसुद्दीन तो उसकी आंखों का तारा था। दूसरी बहू और दूसरे पोते से उसकी बेतहाशा मोहब्बत ने पहली बहू वर्का बानो और दोनों बड़े पोतों को उससे मुतनफ्फर और बदजन कर दिया था। सो उसकी मौत उन तीनों के लिए इत्मीनान और तस्कीन का बायस साबित हुई थी। वर्का बानो सास की वजह से किसी कदर काबू में रहती थी। उसके इंतकाल के बाद अब वो खुलकर सामने आ गई थी और नित नए तरीकों से उसने नताशा खानम और शमसुद्दीन को सताना शुरू कर दिया था। नताशा खानम हरफे शिकायत जबान पर लाए बगैर सब्र और तहम्मुल से उसकी हर ज्यादती बर्दाश्त कर रही थी। दूसरी तरफ ज़ैगम खान और मोइज़ुद्दीन शमसुद्दीन को खूनख्वार नजरों से घूरते रहते। उनका बस न चलता था कि उसे कच्चा चबा जाते।
پہلی بیوی اور بڑے بیٹوں کے رویوں کو دیکھتے ہوئے عالم خان نے جائیداد اور جاگیر کی تقسیم کا فیصلہ کر لیا۔ میرے دونوں بڑے بیٹے ناقص اور ناقابل اعتبار ہیں۔ عالم خان نے اپنے احباب کی موجودگی میں مشاورت کی غرض سے بات کا آغاز کیا۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں اپنی جائیداد کا بڑا حصہ اپنے چھوٹے بیٹے شمس الدین کے نام کر دوں۔ مگر سردار، شمس الدین ابھی بہت چھوٹے ہیں، نور خان نے متفکر لہجے میں اظہار خیال کیا۔ اگر کچھ دن اور آپ انتظار کر لیں تو بہتر ہوگا۔ میں نے تو پہلے ہی خاصی دیر کر دی ہے نور خان۔ عالم خان نے رنجوری مسکراہٹ کے ساتھ اپنے مصاحب نور خان کی طرف دیکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر مومن کو اپنی وصیت سرہانے رکھ کر سونا چاہیے۔ اس حوالے سے تو میں نے پہلے ہی بہت تاخیر کر دی ہے، اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتا۔ شمس الدین صرف علم کی پیاس رکھتا تھا۔ تمام بات سننے کے بعد نتاشا خانم نے خاوند سے کہا، بھلا اسے دولت و جاگیر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ سب زیغم خان اور معیز الدین کے نام کر دیجئے، ویسے بھی بڑے ہونے کے ناطے ان کا حق فائق ہے۔ یہ جائیداد و دولت میں نے اپنی شبانہ روز محنت سے حاصل کی ہے۔ عالم خان نے پر یقین لہجے میں جواب دیا، اسے میں اپنی مرضی سے جسے چاہوں عطا کر سکتا ہوں، سو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس جائیداد کا 3 گنا میں شمس الدین کے نام کر دوں گا۔ مگر سوچئے اس طرح تو زیغم خان اور معیز الدین کی حق تلفی ہوگی۔ نتاشا خانم دلگیر لہجے میں بولی، اگر آپ تقسیم کرنا ہی چاہتے ہیں تو جائیداد کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیجئے۔ تم زیغم اور معیز الدین کی فطرت سے واقف نہیں ہو، عالم خان نے رنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ نکمے، عاقبت ناندیش اور بدتینت ہیں۔ وہ چند ہی برسوں میں ساری دولت و جائیداد خاک میں ملا کر بیٹھ جائیں گے۔ دولت و جائیداد شمس الدین کے پاس ہوگی تو کم از کم انہیں سر چھپانے کا ٹھکانہ اور 2 وقت عزت سے کھانا تو میسر آئے گا۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں ان دونوں کی بھلائی کی غرض سے ہی کر رہا ہوں۔ میں ان کا بھی باپ ہوں اور انہیں کلاش اور مفلوق الحال نہیں دیکھ سکتا۔ نتاشا خانم خاموش ہو گئی تھی۔ یہ خبر ورقہ بانو تک پہنچی تو وہ غصے سے چیخ اٹھی تھی۔ آخر اس حسین جادوگرنی نے وہ مقصد حاصل کر ہی لیا جو مقصد لے کر وہ اس حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ آخر اس نے عالم خان کے دل میں اس کے بیٹوں کے لیے نفرت بٹھا ہی تھی اور حصول زر کے لیے اپنے بیٹے کے لیے راہ ہموار کر دی۔ ان دنوں زیغم خان کی شادی کی بات اس کے بڑے ماموں تغرل خان کی بیٹی سے چل رہی تھی۔ تقسیم جائیداد کی یہ خبر اس تک پہنچی تو وہ غصے سے بھرا بہن کے پاس پہنچا۔ ورقہ بانو، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آپ جو سن رہے ہیں وہ درست ہے، ورقہ بانو نے جھلستے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تم کیا سمجھتی ہو دولت اور جائیداد کی غیر موجودگی میں کیا میں اپنی چہیتی بیٹی کا ہاتھ تمہارے نکمے اور کاہل بیٹے کے ہاتھ میں دے دوں گا؟ تغرل خان نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم میری بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہو تو تمہیں اس غلط تقسیم کو روکنا ہوگا۔ مگر میں یہ کس طرح کر سکتی ہوں؟ ورقہ بانو نے بے بسی سے جواب دیا۔ تم شاید کچھ نہیں کر سکتی ماں۔ زیغم خان اور معیز الدین نے ماں کے قریب آتے ہوئے دھیمے مگر سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کچھ بھی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ورقہ بانو نے چونک کر بیٹوں کے غصیلے اور نفرت بھرے چہرے کی طرف دیکھا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ ہم وہی سوچ رہے ہیں جو ہمیں بہت پہلے سوچ لینا چاہیے تھا۔ معیز الدین نے بھائی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دیا، لیکن خیر ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ شمس الدین مدرسے سے گھر آ رہا تھا کہ زیغم خان اور معیز الدین نے اسے راستے میں ہی روک لیا۔ کہاں سے آ رہے ہو برادر عزیز؟ زیغم خان نے گھوڑے کی لگام کھینچ کر اسے روکتے ہوئے اپنے لہجے میں نرمی اور شفقت گھولتے ہوئے سوال کیا۔ شمس الدین کے ہوش سنبھالنے کے بعد سے آج یہ پہلا موقع تھا کہ اس کے بڑے بھائی نے اس طرح مشفق اور نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا تھا۔ اس کی حیرت مسرت بن کر اس کی آنکھوں کی گہری جھیلوں میں تیرنے لگی تھی۔ جی وہ مدرسے سے۔ مدرسہ حویلی کے احاطے سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا، پر اس سمت بے حد سناٹا رہتا تھا، اس لیے عالم خان خود ہی اسے مدرسے سے لاتا تھا۔ لیکن آج نہ سازی طبع کے باعث وہ معالج کے پاس چلا گیا تھا اور ننھا شمس الدین سبق سے فارغ ہو کر اکیلا ہی گھر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اس کے دونوں بڑے سوتیلے بھائی کئی دنوں سے کسی ایسے ہی موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ چہار سو پھیلتے شام کے سرمئی سایوں میں شمس الدین کو گھر کی جانب اکیلے آتے دیکھ کر ان کی چھوٹی چھوٹی مکار آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ وہ دونوں تیزی سے گھوڑے دوڑاتے شمس الدین کے پاس جا پہنچے تھے۔ تم تو کافی عرصے سے مدرسے جا رہے ہو، اب تک تو قرآن پاک حفظ ہو چکا ہوگا۔ معیز الدین نے گہری نظروں سے اطراف میں پھیلے سناٹے کا جائزہ لیتے ہوئے نرم لہجے میں سوال کیا۔ جی قرآن کریم حفظ ہو چکا ہے، اب تو میں دہرا رہا ہوں، ننھے شمس الدین نے مسرور اور کسی قدر فخریہ لہجے میں جواب دیا۔ اوہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ زیغم خان اس کی جانب بڑھتا ہوا بولا، اس کارنامے پر تمہیں تو کوئی انعام ملنا چاہیے، بولو کیا انعام لوگے؟ آپ دونوں آج جس نرمی اور محبت سے پیش آ رہے ہیں، میرے لیے یہ بات کسی انعام سے کم نہیں،
शमसुद्दीन ने सच्चे लहजे में जवाब दिया। ये क्या बात हुई? मोइजुद्दीन आगे बढ़ा। शहर से बाहर एक काफिला ठहरा हुआ है, उसमें बुखारा का एक सौदागर भी है। सुना है उसके पास फरोख्त के लिए निहायत नादिर और नफीस अशिया है। हम खरीदारी के लिए उसी के पास जा रहे थे। सोच रहे थे तुम्हें भी अपने साथ लेते जाएं, ताकि वहां से तुम्हारी पसंद की कोई चीज खरीद कर तुम्हें इनाम के तौर पर दे सके। मगर मैं अम्मी जान और अब्बा जान की इजाजत के बगैर आपके साथ किस तरह जा सकता हूं? शमसुद्दीन ने दूर खिसकते हुए हैरत और तजब्जुब से जवाब दिया। अरे पगले, भाइयों के साथ जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। मोइजुद्दीन हंसा। हत्ता के माँ बाप की भी नहीं, बल्कि वो दोनों तो इस बात पर खुश होंगे कि हमारे दरमियान हाइल खलीज दूर हो गई है। हाँ ये तो है। शमसुद्दीन ने मासूमियत से इस बात में सर हिलाया। तो बस अब जल्दी से मेरे घोड़े पर बैठ जाओ। जैगम ने उसे नरम पड़ते देखकर जरा सख्त लहजे में हुक्म दिया। पहले ही खासी देर हो चुकी है, मजीद ताखीर किसी परेशानी का बायस साबित हो सकती है। सौतेले भाइयों की मोहब्बत देखते हुए, उनकी खफगी के खौफ से ना चाहते हुए भी शमसुद्दीन उनके साथ जाने के लिए आमादा हो गया था। जैगम खान ने थोड़ा सा झुककर दोनों हाथों से थामकर उसे अपने घोड़े पर अपने सामने बिठा लिया था और अगले ही लम्हे उनके घोड़े तेज रफ्तारी से आगे की समत रवाना हो गए थे। ओह, मुझे तो सख्त प्यास लग रही है। जरा ही दूर निकलते ही मोइजुद्दीन ने घोड़ा रोककर अपनी पानी की छागल उठाई। शमसुद्दीन, क्या तुम भी कुछ पीना पसंद करोगे? उसने जैगम खान के घोड़े के करीब पहुंचकर उससे सवाल किया। जी, प्यास तो मुझे भी महसूस हो रही है, शमसुद्दीन ने जवाब दिया। तो लो ये मशरूब पी लो। मोइजुद्दीन ने छागल उसकी तरफ बढ़ाई। सर्द, लजीज और शीरी मशरूब है, तुम्हें पसंद आएगा। भाई साहब, पहले आप पीजिए, क्योंकि पहले आपने प्यास का इजहार किया था, नन्हे शमसुद्दीन ने मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया। उफ, तुम दोनों बिला वजह के तकल्लुफ में वक्त जाया कर रहे हो। जैगम खान ने अपनी छागल मोइजुद्दीन की तरफ बढ़ाते हुए तेजी से कहा। तुम अपनी छागल शमसुद्दीन को देकर मेरी छागल से अपनी प्यास बुझा लो। शमसुद्दीन ने जल्दी से मोइजुद्दीन की छागल थाम ली थी। मशरूब ठंडा, शीरी और खुश जायका था। चंद घूंट पीते ही उसे एक अजीब से सरूर का एहसास होने लगा। आंखें बंद होती और सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। अगले ही लम्हे मशरूब से भरी छागल उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी थी और उसका चकराता घूमता सर जैगम खान के हसद और नफरत से भरे कुशादा सीने से जा लगा था। जैगम खान और मोइजुद्दीन ने एक दूसरे की तरफ मानी खेज नजरों से देखकर मुतमईन अंदाज में इस बात में सर हिलाया था और जैगम खान ने अपनी पुश्त पर लटकती चादर को खींचकर शमसुद्दीन को उस चादर से ढांप लिया था और अगले ही लम्हे उन दोनों के घोड़े बर्क रफ्तारी से शहर से बाहर पड़ाव डाले काफले की जानिब उड़े चले जा रहे थे। वक्त के गुजरते लम्हों के चेहरे पर गाढ़ी स्याही पती हुई थी। नीला आसमान स्याह बादलों से ढका हुआ था। अवाइल तारीखों का बारीक हिलाल और टिमटिमाते हुए तारे बादलों की दबीज चादर तले मुंह छुपाए पड़े थे। यहाँ से वहां तक तेरा व तारीख आकाश पर रोशनी की हल्की सी रमक तक मौजूद न थी। हर समत रूह में उतरती गहरी तारीकी थी। हवा के तेज झोंके बैन करते शोर मचाते झक्खड़ थे। फसीले शहर से बाहर पड़ाव अंदाज काफिला कूच के लिए तैयार था। आका, यूं अचानक आपने कूच का फैसला कर लिया? बुखारा के सौदागर खावर बुखारी का बूढ़ा गुलाम अजमाल हैरानी से पूछ रहा था। फरोख्त की गरज से खरीदा गया ये माल जो ऊंटों और घोड़ों पर लदा है। खावर बुखारी ने सामाने फरोख्त की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। बारिश के एक छींटे के साथ ही बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि बारिश शुरू होने से कबल ही हम इस इलाके से दूर चले जाएं। खावर बुखारी अपने अरबीउल नस्ल घोड़े की पुश्त पर सवार हो चुका था, जबकि गुलाम अजमाल हाथ में कंदील उठाए चारों तरफ का जायजा लेता फिर रहा था। मुबादा कोई कीमती या जरूरी शय पीछे पड़ी ना रह जाए। तभी दूर से दो घुड़सवार तेजी से उनकी जानिब बढ़ते दिखाई दिए थे। भला इतनी तारीक और सर्द रात में ये कौन लोग आ रहे हैं? सौदागर ने अपने गुलाम अजमाल से सवाल किया। गालिबन ये वही दोनों भाई हैं जो चंद रोज कबल आपसे एक मामला तय करने आए थे। ओह, सौदागर ने मानी खेज अंदाज में सर हिलाया। जरा ही देर में वो दोनों करीब पहुंच चुके थे। गोया कि हम वक्त पर पहुंच गए। गहरी तारीकी का पर्दा चाक करती जैगम खान की आवाज उभरी। हमें जरा सी भी देर हो जाती तो तुम्हारा काफिला रवाना हो चुका होता। हाँ, ऐसा ही कुछ है, सौदागर खावर बुखारी ने सर्द लहजे में जवाब दिया। हमें बारिश शुरू होने से पहले पहले यहाँ से रवाना हो जाना है। तुम काम की बात करो। हम अपने वादे के मुताबिक माले फरोख्त ले आए हैं, मगर माल लाने में तुमने बहुत देर कर दी है, खावर बुखारी ने कारोबारी लहजे में कहा। हम रख्ते सफर बांध चुके हैं, इसलिए इस वक्त हम मजीद कुछ लेने के लिए तैयार नहीं हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? जैगम खान की तेज आवाज में हल्की सी घबराहट भी शामिल हो गई थी। तुमने इसे खरीदने की हामी भरी थी, इसलिए हम इसे यहां लेकर आए हैं। अगर तुम इसे फरोख्त करने पर ही मुसिर हो, खावर बुखारी ने ठहरे हुए लहजे में कहा।
तो तयशुदा रकम से आधी रकम मिलेगी। तुम्हें देखते ही मुझे अंदाजा हो गया था, जैगम खान ने कड़वे लहजे में कहा, कि तुम बिलाखिर ऐसा ही कुछ करोगे। हमारे पास वक्त कम है, सौदागर ने नखुवत भरे लहजे में कहा। सौदा नहीं करना तो वापस जा सकते हो, चाहो तो अपना नाम बताते जाओ। तुम्हें नामो नसब की बजाय सिर्फ सौदे से गरज होनी चाहिए। जैगम खान की दुरुस्त आवाज उभरी। कीमत चुकाओ, माल उठाओ और अपनी राह लो। ठीक है, माल कहाँ है? खावर बुखारी ने गुलाम को कंदील लाने का इशारा करते हुए कहा। मैं कीमत चुकाने से पहले रोशनी में माल को परखना चाहूंगा। जरूर। जैगम खान ने अपने सीने से लगे बेसुध बैठे नन्हे शमसुद्दीन पर से चादर हटा दी। कंदील के मध्यम उजाले में उसका दिल नवाज चेहरा माह कामिल की तरह धमक रहा था। माशाल्लाह, खावर बुखारी के लबों से बेसाख्ता निकला और उसने हाथ बढ़ाकर बेहोश शमसुद्दीन को अपनी जानिब खींच लिया। मगर ये तो होश में नहीं है। बूढ़े गुलाम अजमाल ने उसे संभालते हुए सवाल किया, क्या इसे कोई नशावर चीज दी गई है? हाँ, मोइजुद्दीन ने पहली बार जबान खोली। महज चंद घूंट ताड़ी के दिए हैं, सुबह तक मदहोशी जाती रहेगी। खावर बुखारी ने तिलाई सिक्कों से भरी थैली जैगम खान की तरफ उछाल दी थी और उसने थैली थामते ही घोड़े का रुख मोड़ लिया था। उसे तयशुदा कीमत से कम मिलने पर अफसोस तो था, मगर सौतेले भाई से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाने पर बेहद खुशी महसूस हो रही थी। अब उसके बाप की जायदाद और दौलत सिर्फ उन दोनों भाइयों के लिए थी। तीसरे नाम निहाद हिस्सेदार को वो स्याह रात के आंचल में बांधकर फरोख्त कराए थे। बिरादरान यूसुफ की तरह उन्होंने भी अपने यूसुफ से निजात हासिल कर ली थी। वो दोनों मुसरत भरे अंदाज में झूमते मुस्कुराते गुनगुनाते घर की जानिब वापस जा रहे थे। आसमान के नीले आंचल पर रुपहले सितारे टंके हुए थे। बदरे कामिल की सुनहरी चांदनी भीगती रात के साथ कुछ मांद पड़ गई थी। रात दबे पांव सफर करती सुबह काजिब की तरफ बढ़ रही थी। दूर मशरकी खाकिस्तरी पहाड़ियों के ओट से किरणों का धुंधला सा अक्स नमूदार होता महसूस हो रहा था। बादे शहर के मधुर झोंकों में दिल पजीर सी खुनकी और दिल आवेज सी नरमी घुली हुई थी। दूर किसी बस्ती की मस्जिद से मौजिन की मुतरन्निम आवाज हवा के दोष पर सफर करती बेसुध बड़े शमसुद्दीन की समात से आ टकराई थी। अल्लाहु अकबर। रब्बे जुल जलाल की किबरियाई की सदा सुनते ही उसने पट से अपनी बंद आंखें खोल दी थी। पहले तो उसकी समझ में ही नहीं आया था कि वो कहाँ है। ऊंटों, खच्चरों और घोड़ों पर मुश्तमिल ये छोटा काफिला जो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा था, उसके लिए हैरान कुन था। मैं कहाँ हूं भाईजान? उसने हैरान और हिरासा अंदाज में अपने पीछे बैठे शख्स की तरफ पलट कर पूछा था। उसका ख्याल था कि उसके पीछे उसका बड़ा सौतेला भाई जैगम खान मौजूद होगा, इसलिए बेसाख्ता उसके लबों से उसका नाम निकला था। अच्छा, तो तुम होश में आ गए? उसके पीछे घोड़े की पुष्ट पर सवार बूढ़े गुलाम अजमाल ने किसी कदर मुसरत भरे अंदाज में सवाल किया। आप कौन हैं? शमसुद्दीन ने हैरत से पूछा। और मेरे भाई कहाँ हैं? ओहो, तो वो भी बिरादरान यूसुफ ही की तरह तुम्हारे भाई थे। बूढ़े गुलाम ने पुरतासुफ अंदाज में सर हिलाया। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? शमसुद्दीन ने दोबारा घबराए हुए अंदाज में सवाल किया। हम बुखारा जा रहे हैं, बूढ़े अजमाल ने जमाई लेते हुए जवाब दिया। बुखारा? शमसुद्दीन की हैरत में इजाफा हुआ। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है। मेरी अम्मी जान परेशान हो रही होंगी, खुदा के लिए मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। अब उस घर और जिंदगी को भूल जाओ नादान बच्चे। अजमाल ने तनबीह भरे अंदाज में अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। अब तुम जिंदगी में कभी अपनी माँ का चेहरा ना देख सकोगे, वो सब कुछ बहुत पीछे रह गया है। तकदीर ने तुम्हारे लिए एक नई कहानी रकम की है, जिसमें अब तुम्हारा एक गुलाम का किरदार है, एक बेजबान मजबूर और जर खरीद गुलाम। गुलाम? शमसुद्दीन उस लफ्ज के मानी से नाआशना था। ये गुलाम क्या होता है? वक्त खुद ही तुम्हें समझा देगा। अजमाल तदब्बुर भरे अंदाज में मुस्कुराया था और शमसुद्दीन की दमकती आंखें आंसुओं से धुंधला गई थी। दिनों के मुसलसल सफर के बाद आखिर वो लोग बुखारा में दाखिल हो गए थे। रो रो कर उसकी आंखों के सोते खुश्क हो चुके थे। अब उसने खुद को हालात के हवाले कर दिया था। अजमाल, सदर जहान के पास जाओ और उससे कहो कि एक नौ उम्र खुबरू गुलाम बच्चा मेरे पास फरोख्त के लिए मौजूद है। अगर उसे खरीदना है तो रकम लेकर आ जाए। पड़ाव डालते ही खावर बुखारी ने अजमाल से कहा था। मगर आका, इस बच्चे को खरीदे अभी दिन ही कितने हुए हैं? बूढ़े अजमाल ने मोहब्बत भरी नजरों से मासूम और खुश जमाल शमसुद्दीन की तरफ देखते हुए धीमे मगर हैरान लहजे में सवाल किया। आखिर इसे फरोख्त करने की इतनी जल्दी क्या है? इतने दिनों की मैयत और संगत ने अजमाल के दिल में उस खामोश तबे सादलो और मजलूम बच्चे के लिए नरम गोशे पैदा कर दिए थे। वो अब उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था। अजमाल, तुम जानते हो मैं एक सौदागर हूं और माल फरोख्त करने के लिए ही खरीदता हूं। आप ठीक कह रहे हैं आका, अजमाल जल्दी से बोला। मगर इस बच्चे को अगर कुछ और बड़ा हो जाने के बाद बेचा जाए तो ज्यादा अच्छी कीमत हासिल हो सकती है। तुम कैसी बातें कर रहे हो अजमाल?
خاور بخاری متحیر اور کسی قدر مضحکہ اڑانے والے لہجے میں بولا، ہم اپنے پاس موجود بے شمار مال تجارت فروخت کریں گے یا اس چھوٹے بچے کی پرورش کریں گے؟ تم فوراً جاؤ اور صدر جہان کو بلا لاؤ۔ آقا، اگر آپ اجازت دے تو میں کچھ عرض کروں؟ بوڑھے اجمال نے لہجہ بھر خاموش رہ کر قدرے ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں کہا، یہ ایک بے حد اچھا اور صالح بچہ ہے۔ اتنے دنوں کی رفاقت نے میرے دل میں اس کی الفت پیدا کر دی ہے۔ میں چاہتا ہوں اب اس کے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہو۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، سوداگر نے دو ٹوک لہجے میں کہا، جب ہی تو میں اسے صدر جہان جیسے نیک تینت اور اچھے انسان کے ہاتھوں فروخت کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آج کل اس کی دکان ٹھنڈی پڑی ہے۔ وہ مجھے اس گوہرے نایاب کی زیادہ اچھی قیمت نہ دے سکے گا۔ اس کے باوجود میری خواہش ہے کہ اسے وہ خرید لے، کیونکہ وہ ایک اچھا، محبت کرنے والا، مشفق انسان ہے۔ وہ یقیناً اس کے ساتھ مہربانی کا رویہ روا رکھے گا۔ ادھیڑ عمر، خوش شکل اور خوش وضع صدر جہان شمس الدین کو خرید کر اپنے ساتھ لیے جب گھر پہنچا تو اس کی نیک اتوار اور دیندار بیوی عرفانہ اس اداس آنکھوں اور معصوم چہرے والے بچے کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ یہ بچہ کون ہے؟ غلام بچہ ہے، صدر جہان نے شمس الدین کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بیوی کو بتایا۔ سوداگر خاور بخاری نے بے حد کم قیمت میں صرف اس شرط پر میرے حوالے کیا ہے کہ میں اس کے ساتھ محبت اور مہربانی کا سلوک کروں اور اس کی تعلیم و تربیت پر توجہ دوں۔ اتنے پیارے اور معصوم بچے کے ساتھ کون ظلم زیادتی کر سکتا ہے؟ عرفانہ نے شمس الدین کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سوداگر خاور کا غلام اجمال بتا رہا تھا کہ یہ ایک فرما بردار، ذہین اور تعلیم کا شوقین بچہ ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم ہمارے بچوں کے ساتھ اس بچے کی تعلیم و تربیت پر بھی توجہ دو۔ ضرور، عرفانہ نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر شمس الدین سے مخاطب ہو کر بولی، بیٹا میرے پاس آؤ۔ اس کے ممتا بھرے لہجے پر چونک کر اس نے اس کی جانب دیکھا تھا، پھر سر جھکائے خاموشی سے اس کے قریب چلایا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عرفانہ نے اس کے ماتھے پر آئے سیاہ ریشمی بال سمیٹتے ہوئے سوال کیا تھا۔ شمس الدین، اس نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں جواب دیا۔ کیا تمہاری امی جان بھی تمہیں اسی نام سے پکارتی تھی؟ عرفانہ نے پوچھا۔ امی جان؟ شمس الدین کے لرزتے لبوں سے سسکی سے نکلی۔ وہ جب بہت خوش ہوتی تھی تو مجھے الشمس کہتی تھی۔ اوہ! عرفانہ نے اس کی نم پلکوں کی طرف محترم نگاہوں سے دیکھا۔ آج سے میں بھی تمہیں الشمس کہوں گی۔ میں شاید تمہاری ماں جیسی تو نہیں بن سکتی، لیکن تمہیں میں اپنا بیٹا بنا سکتی ہوں۔ شاید تم مجھے اپنی امی جان نہ سمجھ سکو، مگر میں تمہیں آج سے اپنے دونوں بیٹوں کی طرح ہی سمجھوں گی۔ چند لمحوں تک شمس الدین نے بے یقین نظروں سے عرفانہ کی طرف دیکھا، پھر ایک دم سے امی جان کہہ کر اس کے سینے سے جا لگا۔ اس کے ممتا بھرے وجود سے اسے اپنی ماں نتاشا خانم کی سی خوشبو آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وقت ایک بار پھر اپنی مخصوص ڈگر پر چل نکلا تھا۔ زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس چھوٹے سے نیم پختہ گھر میں الشمس کے لیے ایک آسودہ زندگی گزارنے کے لیے بہت سے سامان تھے۔ مہربان باپ جیسا صدر جہان تھا، محبت کرنے والی ماں عرفانہ تھی۔ جب وہ اسے پیار سے الشمس کہہ کر بلاتی تو اسے اپنی بھولی بھسری ماں کا لب و لہجہ یاد آ جاتا تھا، اور محبت اور لاڈ کرنے والے دو بڑے بھائی۔ اس گھر میں وہ گھر کے ایک اہم اور لاڈلے فرزند کی حیثیت سے رہ رہا تھا۔ صدر جہان نے اس کے شوق اور لیاقت کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے بھی ایک استاد کا بندوبست کر دیا تھا۔ وہ فطرتاً ایک نیک اور متقی بچہ تھا۔ اپنے دونوں بھائیوں اور صدر جہان کے ساتھ باقاعدہ باجماعت نماز ادا کرتا تھا۔ وہ حافظ قرآن تھا، صبح و شام قرات کے ساتھ تلاوت کرتا تو ہر سمت اس کے مسحور کن لہن کا نور پھیل جاتا۔ صلاۃ و عبادت اور حصول علم کے بعد جو وقت بچ رہتا، الشمس وہ وقت صدر جہان کی دکان پر گزارتا تھا۔ وہ ایک محنتی، دیانتدار، نیک، صالح اور خوش خلق بچہ تھا۔ 11 برس کی عمر سے ہی اس نے باقاعدگی سے تہجد کی نماز کی ادائیگی شروع کر دی تھی۔ گھر کا ماحول بھی بے حد شائستہ اور پاکیزہ تھا۔ صدر جہان بذات خود ایک نیک، متقی اور صالح مسلمان تھا، اور خدا رسیدہ بزرگوں اور متقی لوگوں کی صحبت میں رہنا پسند کرتا تھا۔ خود بھی نعتیہ شاعری کرتا اور سما کی محفلوں میں شوق سے شریک ہوتا۔ اپنے عہد کے برگزیدہ بندوں قاضی حمید الدین ناگوری سے وہ خاص انسیت اور عقیدت رکھتا تھا۔ اس شام وہ گھر لوٹا تو بے حد مسرور دکھائی دے رہا تھا۔ چہرے پر خوشی کے رنگ بکھرے ہوئے تھے اور لبوں پر تبسم کی کلیاں چٹک رہی تھی۔ کیا بات ہے، آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، عرفانہ نے اس کے سامنے دسترخوان پر کھانا چنتے ہوئے مسکرا کر سوال کیا۔ اس کے ہاتھ دھلانے کے لیے آفتابہ تھامے کھڑے الشمس نے چونک کر صدر جہان کے دمکتے چہرے کی طرف دیکھا۔ قاضی حمید الدین قبلہ ہمارے شہر میں تشریف لانے والے ہیں، صدر جہان نے مسرور لہجے میں بتایا۔ ان کے ساتھ صوفی فقراء کی ایک جماعت بھی ہوگی۔ میری خواہش ہے کہ میں انہیں اپنے گھر میں مدعو کروں اور ایک محفل سما کا اہتمام ہو۔ محفل سما؟ الشمس نے حیرت سے سوال کیا۔ یہ کیا ہوتی ہے؟
बुनियादी तौर पर तो ये फुकारा की महफिल होती है जहां हमदिया और नातिया कलाम पेश किया जाता है। अगर किबला काजी साहब ने मेरी दावत कबूल कर ली तो तुम अपनी आंखों से देख लोगे कि महफिल समा क्या होती है। सदर जहान के जवाब ने अशम्स के दिल में शौक की शमें रोशन कर दी थी। अब वो काजी साहब के बारे में जानने का ख्वाह था। ये खुदा रसीदा और बरगुज़ीदा इंसान है, सदर जहान अकीदत और मोहब्बत भरे लहजे में बता रहा था। एक ऐसे मर्द मोमिन के जिस पर एक निगाह डाल दें उसकी तकदीर बदल जाए। अशम्स उस पूरी रात सो ना सका। वो तमाम रात महफिल समा और काजी हमीदुद्दीन नागौरी के बारे में सोचता रहा था। उनको देखने और उनसे मिलने के लिए उसका दिल बेकलो बेताब हो गया था। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और काजी साहब अपनी जमात के साथ सदर जहान के घर में कदम रंजा हुए। कई दिनों से घर में मेहमानों की आमद के लिए एहतमाम और इंतजाम हो रहा था। अशम्स इरफाना और सदर जहान के साथ हर काम में शामिल था। इरफाना ने कुशादा ऐवान को साफ सुथरा करके दरियों पर सफेद चांदनियां बिछा दी थी। अशम्स ने दीवार के साथ सहारे के लिए गाँव तकिए सजा दिए थे। रोशनी के लिए जा बजा पीतल के शमादानों में काफूरी मोमी शम्में लगा दी गई थी जिनके गुल तराशने की जिम्मेदारी अशम्स ने अज खुद ले ली थी। खाने से कबल उसने तमाम मेहमानों के हाथ धुलवाए थे। जब वो पानी का आफ्ताबा थामे काजी हमीदुद्दीन नागौरी के पास पहुंचा तो उन्होंने यकलख चौंक कर उसकी जानिब देखा था। अशम्स ने निहायत अदब और करीने से उनके हाथ धुलवाए थे, फिर रुमाल से हाथ खुश किए थे। उन्होंने मेहरबान नजरों से उस बच्चे की तरफ देखा। खाने के बाद अशम्स ने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की खिदमत में कहवा पेश किया। कहवे के बाद महफिल समा का आगाज हुआ था। अशम्स के लिए यह सब कुछ बिल्कुल नया और अनोखा था। उस पर एक सरूर और वजद की कैफियत तारी होती जा रही थी। उस कैफियत में डूबे वो तमाम रात महफिल में मेहमानों की खिदमत में लगा रहा। जब भी किसी को पानी या किसी और चीज की जरूरत होती वो लपक कर उसकी खिदमत में पेश कर देता। खसूसन वो काजी साहब की खिदमत में तमाम रात पेश रहा और तमाम रात वक्फे वक्फे से उठकर वो शमों के गुल भी काटता रहा। काजी हमीदुद्दीन नागौरी सुबह तक उसका बनज़र गायर जायजा लेते रहे और उसकी खिदमत और जज्बा शौक से बेहद मुतासिर हुए थे। वक्त रुखसत उन्होंने सदर जहान से पूछा, सदर जहान, तुम्हारे लड़कों को तो मैं पहचानता हूं, फिर ये बच्चा कौन है? ये बच्चा गुलाम है। सदर जहान ने सर झुकाकर मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया, मगर मुझे अपने लड़कों की तरह ही अजीज है। काजी हमीदुद्दीन नागौरी ने अशम्स को इशारे से करीब बुलाया और बरजस्ता कहा, इतने अच्छे नेक तीनत और साले बच्चे को गुलाम नहीं सुल्तान होना चाहिए। फिर वो देर तक उसे गहरी नजरों से देखते रहे। पूरी महफिल पर सकूत तारी था। सब लोग निगाहें झुकाए खामोश खड़े थे। खुद अशम्स निगाहें झुकाए साकित और जामिद खड़ा था। काजी साहब ने आगे बढ़कर झुककर उसकी पेशानी पर बोसा दिया और जेरे लब कहा, आज से तू हमारी निगाह में गुलाम नहीं सुल्तान है। अशम्स की ही नहीं किसी की भी समझ में कुछ नहीं आया कि उस कौल का मतलब क्या है।